हाँ जी, गुड आफ्टरनून। देखो, कल मैंने आप लोगों की एक इंट्रोडक्टरी क्लास ले ली थी। उसके अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कैसे आपको सोचना है, सिर्फ सीएसीटी के लिए ही नहीं, आगे तक के लिए। ठीक है। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि कैसे आपको अपनी स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन करनी चाहिए, आप लोगों का एग्जाम पैटर्न में क्या चेंज हुआ है, पिछली बार तक क्या चलता था, इस बार क्या होगा। आज हम लोग हमारी क्लास एक्चुअली में स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारा पेपर भाई कितने नंबर का आने वाला है। जो मैं आपको कराने वाला हूं वो आने वाला है 60 मार्क्स का। वो आने वाला है कितने मार्क्स का? 60 मार्क्स का। मतलब बिजनेस लॉस कितने आने वाले हैं? 60 नंबर के आने वाले हैं। बिजनेस मैनेजमेंट कितने का आने वाला है? 40 नंबर का आने वाला है। बिजनेस लॉ के अंदर अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू लॉ की बात है। ठीक है। उसके बाद हम अगर बात करें तो इसके अंदर कंपनी लॉ मिलेगा आपको, इसके अंदर आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मिल जाएगा। उसके बाद जब हम इसमें आगे चलेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद इसमें आप लोगों को मिल जाएगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और उसी के साथ साथ आपको मिलेगा पार्टनरशिप एक्ट और एलएलपी एक्ट। पार्टनरशिप, एलएलपी, सेल्स ऑफ गुड्स। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है यहां पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। ये हमारा ऑल एंड ऑल टोटल टोटल कोर्स है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ। सबसे पहले हम लोग किसके साथ स्टार्ट करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग एक बार सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पर आएंगे। ठीक है। जब आपके ये दोनों के दोनों हो जाएंगे तब तक आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि हमको हमारी आंखें एक्चुअली में चलानी कैसे है, क्योंकि हमको पता है ये 60 मार्क्स हमको किस रूप में मिलने वाले हैं, एमसीक्यू के रूप में हम लोगों को मिलने वाले हैं। आप लोगों को मैं चैप्टर जैसे जैसे कराते जाऊंगा तो कोशिश करूंगा कि आप लोगों के टेस्ट तो देखो होंगे ही होंगे, जो यहाँ पर टेस्ट होने वाले हैं वो तो है ही। मैं ये भी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं यहां पर भी एमसीक्यूज करा पाऊं, लेकिन टाइम की कुछ कमी होने के कारण, क्योंकि देखो आप लोगों का पेपर कब है? जून। ठीक है। आज क्या है डेट? 24, 23, 24 हो गई आज। ठीक है। 24 ऑफ मार्च है आज। ठीक है। अप्रैल में मोटा मोटा एक हफ्ता ये और मान लो। अगर हम लोग देखें तो हमारे पास नाना करके 9 वीक है। 9 वीक है हमारे पास, जिसके अंदर आप लोगों को सेल्फ स्टडी का भी टाइम चाहिए। ऐसा भी तो टाइम चाहिए होगा ना, जब यहां आना बंद कर दोगे और सिर्फ अपने घर पे पढ़ाई करोगे। जो एक्चुअल पढ़ाई होगी आप लोगों की वो सेल्फ स्टडी है। ठीक है। तो उसके लिए भी कम से कम आपको 20 दिन तो मिलने चाहिए। 20 दिन तो मिलने चाहिए। तो अगर हम लोग 3 हफ्ते हटा देते हैं 9 में से, तो हमारे पास मोटे मोटे कितने बचते हैं? 6 से 7 हफ्ते बचते हैं हमारे पास। 6 से 7 हफ्ते के अंदर हम लोगों को ये वाला कोर्स कवर करना है। ठीक है। तो इसलिए टाइम की हमारे पास क्या है? शॉर्टेज है। और कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी क्या है? हम लोगों को पूरी तरीके से लेनी है। तो मेरी कोशिश पूरी पूरी रहेगी कि आप लोगों को मैं यहां पर एमसीक्यू जरूर करवाऊं, क्योंकि एक तो सिर्फ और सिर्फ उसमें ये बात नहीं है कि आपकी प्रैक्टिस होगी, मैं ये देख पाऊंगा कि आप लोगों के सोचने का तरीका कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा। एमसीक्यू के लिए भी सोचने का एक तरीका होता है, क्योंकि देखो बात यह है, एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग अगर हो तब तो हम लोग हमारा पेन बड़ा सोच के चलाते हैं। ठीक है। अगर नहीं है तो बहुत बार हम लोग लेते हैं कि भाई देख लेंगे, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि उसके अंदर एलिमिनेशन इज द बेस्ट की। अगर आप बिना एलिमिनेट करोगे तो चांसेस है 75% आपके गलत होने के। कितने परसेंट चांसेस आपके गलत होने के? 75% चांस है कि आप गलत होगे, और सिर्फ 25% चांस है कि आप सही होगे। हमको हमारी इस परसेंटेज को जितना हो सके मैक्सिमम बढ़ाते जाना है। अगर हम यहां पर भी खेलते हैं ना कि दो ऑप्शंस हमने एलिमिनेट कर दिए, अब इन दो में से आंसर है, तो भी हमारे सही होने के चांसेस कितने बढ़ चुके हैं? 50 पे आ चुके। तो हमको ये वाली स्टैट्स भी काम में लेनी है। भाई क्या आप लोगों को सबको विजिबल है क्या आराम से?
पता है भाई, क्या आप लोगों को विजिबल है बोर्ड पे? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए फिर हम लोग हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अब स्टार्ट कर देते हैं। देखो, जब मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करता हूं तो मैं आपको यह बता चुका कि भाई एक बिल एक्ट बनता है कैसे, एक बिल एक्ट कैसे बनता है। हमारा जो एक्ट है कब का है? 1872 का। कब का एक्ट है? 1872 का ये हमारा एक्ट है। ठीक है। लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट इज गवर्न्ड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। द एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। इसका मतलब कब है? ये लागू कब से हुआ था? ये आप लोगों का पहला एमसीक्यू आपके सामने था। ये आप लोगों का पहला एमसीक्यू आपके सामने आ गया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू कब हुआ था? 1 सितंबर 1872। पहला एमसीक्यू वहीं पर लिख लो, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका लिखा है यहां पर साइड में बड़ा बड़ा लिख लो, केम इनटू फोर्स की डेट 1 सितंबर 1872। ठीक है। अब हम लोग आगे चलें उससे पहले मैं आप लोगों को ना एक बात बताना चाह रहा हूं। पहले ना 1872 के अंदर हमने जो नाम रखा था ना इस एक्ट का, हमने जो इस एक्ट का नाम रखा था वो थोड़ा सा अलग रखा था। हमने यहां पर रखा था नाम मर्सेंटाइल कोड। हमने क्या नाम रखा था इसका? मर्सेंटाइल कोड। ऐसा क्यों रखा था हम लोगों ने नाम? क्योंकि पहले क्या था, हम लोगों ने एक ही किताब के अंदर, एक ही किताब के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट सारे डाल दिए थे। हमने एक ही किताब में क्या क्या डाल दिया था? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट। फिर धीरे धीरे हमने क्या करा, उस किताब को खोल के तीनों को अलग अलग कर दिया। हमने उस किताब को तीनों को खोलकर अलग अलग कर दिया। तो इसलिए आप लोगों को इसके अंदर ना दो पार्ट मिलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कितने पार्ट मिलते हैं? दो पार्ट मिलते हैं। एक पार्ट आपको मिलेगा जो सेक्शन नंबर 1 से 75 तक आपको लेकर जाएगा। एक पार्ट आपको मिलेगा जो सेक्शन नंबर 1 से 75 तक आपको लेकर जाएगा, जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताता है। दूसरा पार्ट आपको मिलेगा जो आपको एक पर्टिकुलर अलग सेगमेंट के बारे में यहां पर बताता हुआ दिखेगा। ये रहे वो सेगमेंट्स, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी। इन सब के बारे में आप लोगों को सेक्शन 124 से 238 के बीच में मिलता है। तो अब आप लोगों का सवाल होगा, सर 76 से लेकर 123 कहां गायब कर दिए? सेल्स ऑफ गुड एक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट। ठीक है। तो यहां के जो बीच के सेक्शन थे वो हमने उठाकर किधर डाल दिए? सेल्स ऑफ गुड एक्ट के अंदर डाल दिए और उनको हमने नंबर वाइज डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। ठीक है। तो क्या अब हम लोग को बीच का गैप कहां गया है ये पता लग गया, ये समझ में आ गया। ठीक है। तो यहां पर हम लोगों के पास केम इन फोर्स का पहला एमसीक्यू यहां आ चुका है। ठीक है। अब देखो, जब भी आप लोग कोई काम करने जाते हो उसका कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है उसके पीछे। यहां क्यों बैठे हो? सीएस बनने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? पेपर क्लियर करना, सीएसईटी क्लियर करना। तो जब ये लोग ये कानून बनाने बैठे तो इनका भी तो कोई ऑब्जेक्टिव होगा ना कि ये कानून मैं क्यों बना रहा हूं, ये कानून मैं किसके लिए बना रहा हूं, ये कानून मैं कहां पर लागू होने के लिए बना रहा हूं, ये सब इनके ऑब्जेक्टिव रहे होंगे ना। तो हर कानून, हर एक्ट अपना ऑब्जेक्टिव अपने पहले पन्ने पे लिखा रहता है। हर एक्ट का ऑब्जेक्टिव उसके पहले पन्ने पे लिखा रहता है। हम बस ऑब्जेक्टिव नहीं, हम उसको किस नाम से जानते हैं? हम उसको किस नाम से बोलते हैं लॉ के अंदर? प्रियम्बल। वो ऑब्जेक्टिव ही है, बस उसका नाम हमने क्या रख दिया है? प्रियम्बल। ठीक है। देखो, एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर। द preamble to the act says that it is an act to define and amend certain parts of the law relating to contract। इसका मतलब क्या है? ये बोल रहे हैं हम ये एक्ट लिख रहे हैं इस उद्देश्य से कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाने के संबंधित कानून लिखना चाहते हैं और आगे जाकर उनके अंदर अगर कुछ बदलाव करने चाहें तो वो भी करना
चाहते हैं। यहां पर अगर प्योर हिंदी में मैं बोलूं तो ये लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, हम लोग ये कानून इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाने के जो भी हमारे कानून है उनको एक जगह बना सके और आगे जाकर उनको अगर बदलना है तो उनको बदल भी सके। देखो क्या लिखा है, टू डिफाइन एंड अमेंड, अमेंड का मतलब बदलना, टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये एक्ट एग्जॉस्टिव नहीं है ऑन द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट डज नॉट डील विद ऑल द ब्रांचेस ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दस कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू पार्टनरशिप, सेल्स ऑफ गुड, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इंश्योरेंस आर डेल्ट बाय सेपरेट एक्ट। इसका क्या मतलब हो गया, एग्जॉस्टिव ना होना, यहां पर ये लिखा हुआ है देखो, दिस एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, दिस एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। इसका क्या मतलब है, एग्जॉस्ट होने को क्या बोलते हैं, आई फील एग्जॉस्टेड, थक जाना, किसी चीज के अंदर फुल स्टॉप लग जाना, थक जाना, किसी चीज के अंदर फुल स्टॉप लग जाना। ये नॉट एग्जॉस्टेड का मतलब क्या है, नॉट एग्जॉस्टेड का मतलब है हमने कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित सारी की सारी बातें इस एक्ट के अंदर नहीं करी है। क्या बोलना चाहते हैं लोग, हमने कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित सारी की सारी बातें इस एक्ट के अंदर नहीं करी, और भी हमने एक्ट बना रखे हैं। तो बोले कल को अगर आप ये बोलो ना कि सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो ये बात लिखी ही नहीं थी, आप कैसे बोल रहे हो, तो बोलेंगे बेटा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए और भी चीजें, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए और भी, जैसे कि सेल्स ऑफ गुड एक्ट है ना अलग, बताओ अलग है, ठीक है। उसके बाद अलग है पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बताओ तीनों है आपके कोर्स में। बात तो सब कॉन्ट्रैक्ट की कर रहे हैं, बात तो सब एक कॉन्ट्रैक्ट की कर रहे हैं। आज अगर इनकी मान लो दुकान है, इनका होलसेलर की दुकान है इनकी इलेक्ट्रॉनिक की, और मेरी रिटेलर की दुकान है इलेक्ट्रॉनिक की, मैं इनसे बोलता हूं 500 पीस मोबाइल दे दो मेरे को, बेचना है रिटेल प्राइस पे, जैसे जैसे बिकते जाएंगे 100 पीस के अकॉर्डिंग आपको पैसे देते जाऊंगा। ये बोले ठीक है ले जाओ। लेकर जाने के लिए मेरे को कोई ना कोई तो कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी इनसे, कोई ना कोई तो कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन हमारे बीच में हो क्या रहा है, एक एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट ही तो हो रहा है हमारे बीच में। क्या हो रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट ही तो हो रहा है ना, ये मेरे को अभी फोन देंगे और मैं इनको फोन के बिकते पैसे दे दूंगा। क्या है ये, कॉन्ट्रैक्ट ही तो है। ये किसके अंदर गवर्न होता है, ये पूरा पूरा गवर्न हो रहा है हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर। इसका पोर्शन गवर्न हो रहा है सेल्स ऑफ गुड एक्ट के अंदर। हम लोगों की पार्टनरशिप आगे जाके बनेगी, वो कहां गवर्न होगी, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। कल को अगर ये मेरे को फोन नहीं देती है या कल को मैं इनको पैसे वापस नहीं करता हूं तो मैं कहां गवर्न हो जाऊंगा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। लॉ और कुछ नहीं है, लिंकिंग करने का काम है, लिंकिंग करने का। अगर हम लोगों को एक ही किताब में सारे लॉ लिखने होते ना तो हम एक इतनी बड़ी किताब बना लेते और उसमें लिखते जाते सारे। हमने अलग अलग बनाई है तो सोच समझकर बनाई है, ठीक है। लॉ को लिंक करके पढ़ा जाता है। आज के टाइम पर आप लोगों के पास अभी वो रिसोर्स नहीं है कि आप लिंक कर लो, ठीक है। लेकिन मार्क माय वर्ड, सीएससीटी के थोड़े टाइम बाद जब आप एग्जीक्यूटिव में निकलोगे ना, जब आपका वहां आधा कोर्स हो जाएगा, तब आप लोग खुद मेरे से आगे से बोलोगे सर वो लॉ वहां लिंक हो गया, सर वो लॉ वहां लिंक हो गया, वो सेक्शन सर उससे भिड़ जाता है, वो सेक्शन सर उससे देखना पड़ेगा, वरना नहीं कर पाएंगे। बट इट विल टेक सम टाइम। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 2 दिन में मैं आपको पढ़ाऊंगा और आप लिंकिंग करने लग जाओगे। ऐसा हो पाता तो लॉ स्कूल 5 साल नहीं जाते लोग, ऐसा हो पाता तो लॉ स्कूल 5 साल नहीं जाते लोग, ऐसा हो पाता तो आपसे वो लोग यही सारे सब्जेक्ट, क्यों वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एग्जीक्यूटिव के अंदर लिखवाना चाह रहे हैं, क्यों वो आपसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एग्जीक्यूटिव के अंदर लिखवाना चाह रहे हैं, कोई तो कारण होगा उसका, कि अभी एमसीक्यू में भी पूछ लिया, आगे जाके लिखवा भी लिया, कोई तो कारण होगा ना। क्यों, क्योंकि वो चाह रहा है कि आपकी नॉलेज की डेप्थ बढ़ती जाए। लॉ धीरे धीरे अपनी डेप्थ बढ़ाते हैं। हर बार जब आप कानून को देखते हो अलग नजरों से देखने लगते हो, क्यों, क्योंकि आप अपनी नॉलेज बढ़ाकर आते हो, दूसरे एक्ट्स की नॉलेज साथ लेकर आते हो, केसेस पढ़कर आते हो, तो नॉलेज बढ़ती है, फ्लरिश होती है, कनेक्ट होती है, लिंक होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक बार। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मोस्टली डील्स विद द जनरल प्रिंसिपल्स एंड रूल्स governing contract. The act is divisible into
टू पार्ट, द एक्स इज डिविजिबल इनटू टू पार्ट। द फर्स्ट पार्ट इज 1 से 75 जो हमको जनरल प्रिंसिपल बताता है, ठीक है। सेकेंड पार्ट डील्स विद इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी। हम इन सारी एक एक टर्म का मतलब समझ लेंगे क्या होता है जब हम लोग 124 सेक्शन पे आ जाएंगे। पहले हम लोग कौन से सेक्शन पढ़ने वाले हैं? 1 से लेकर 75 तक पढ़ने वाले हैं। अब देखो भाई, आज अगर मेरे को कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, आज अगर मेरे को कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो मुझे सबसे पहले किस चीज की जरूरत है? आज अगर मेरे को कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो मेरे को सबसे पहले किस चीज की जरूरत है? पार्टीज। बिल्कुल सही बात। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कम से कम कितने लोग होने चाहिए? कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 2 लोग। कम से कम इतने व्यक्ति चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहां पर मैं खड़ा हूं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि सामने वाले से ना मैं उसकी कार परचेज कर लूं। मैं क्या चाहता हूं? सामने वाले से मैं उसकी कार परचेज कर लूं। सबसे पहले मुझे इसको क्या देना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे इसको क्या देना पड़ेगा? ऑफर देना पड़ेगा ना, बोलना पड़ेगा ना यार भाई मैं तेरी कार खरीदना चाहता हूं, बेचता है क्या? ऑफर तो करूंगा तभी तो हो सकता है वो हाँ करेगा ना करेगा, उसकी गाड़ी है ना, मेरी गाड़ी थोड़ी ना है। अगर वो ना कर देगा तो क्या कर सकता हूं मैं? कुछ नहीं कर सकता। तो सबसे पहले मुझे उसे क्या देना पड़ेगा? ऑफर। उस ऑफर को उसको क्या करना पड़ेगा? उस ऑफर को उसको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्टेंस। या अगर मैं बार बार बुलवा रहा हूं तो उसके पीछे कारण है, इन सारे वर्ड्स का कोई ना कोई मतलब है, डेफिनेशन है इनकी। ये एमसीक्यूज में अभी आपको आगे चढ़ते हुए दिखेंगे, ये आपको एमसीक्यूज आगे परेशान करने वाले हैं, ठीक है। कैसे करेंगे आपको भी बताऊंगा। जब मैंने उसको ऑफर दिया गाड़ी खरीदने का और जब उसने मेरा गाड़ी खरीदने का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो हम दोनों ने, ऑफर और एक्सेप्टेंस ने मिलके बना लिया ऑफर और एक्सेप्टेंस ने मिलकर बना लिया ये आपका दूसरा एमसीक्यू है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू, आपके एग्जाम में एग्जैक्टली ऐसे लिखा हुआ आएगा, ऑफर व्हेन एडेड विथ एक्सेप्टेंस मेक्स, पहला ऑप्शन प्रॉमिस, दूसरा ऑप्शन कंसिडरेशन, तीसरा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, चौथा ऑप्शन एग्रीमेंट। समझ गए कैसे आएगा क्वेश्चन? जब ऑफर और एक्सेप्टेंस का मिलन होगा तो क्या निकल कर बाहर आएगा? 4 ऑप्शन आ जाएंगे, ऑफर लिखा आ जाएगा, एग्रीमेंट लिखा आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट लिखा आ जाएगा, कंसिडरेशन लिखा आ जाएगा। आपको वहां क्या टिक करना पड़ेगा? अगर आप तीनों में से और कुछ भी ट्रिक करते हैं तो वो आंसर गलत माना जाएगा। तो ये आपका दूसरा एमसीक्यू है, ये आपका दूसरा एमसीक्यू है, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, मेरे को इसकी गाड़ी खरीदनी है तो एक गाड़ी के बदले में मेरे से क्या लेगा? गाड़ी के बदले में मेरे से क्या लेगा? बिना पैसे के देगा क्या? नहीं देगा। वो बोलेगा सर भले ही चलो आप मनी मत दो, सोना दे दो। मैंने कहा ठीक है सोना ले ले, गाड़ी की जितनी वर्थ है, 4 लाख की गाड़ी है, 4 लाख का सोना ले ले, चलेगा? चल जाएगा, ठीक है, बेच के सोना निकाल लेगा अपने पैसे। डायमंड चलेंगे? डायमंड चलेंगे? 4 लाख के डायमंड, बताओ, गाड़ी के बदले 4 लाख के डायमंड, वही वही वैल्यू है। किसी भी दुकान में चले जाना, 4 लाख रुपए मिल जाएंगे वहां से, बताओ मिल जाएंगे नहीं मिल जाएंगे? ठीक है। मैं उसको बोलूं यार 4 लाख के ना चावल खरीद ले, मेरे को तेरी गाड़ी दे दे और मेरे से क्या ले ले? 4 लाख रुपए के चावल ले ले। उस आदमी के ऊपर है
अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उससे चावल दे दूंगा और उससे क्या ले लूंगा, गाड़ी ले लूंगा। इसका ये मतलब है कि अगर हम लोगों के पास ऑफर आ चुका है, उसको एक्सेप्ट करा जा चुका है और प्रॉमिस बन चुका है, तो उसके साथ अब हमारे को क्या चीज की जरूरत है, उसके अंदर हमको क्या चीज की जरूरत है, कंसिडरेशन की। उसके अंदर हम लोगों को जरूरत है। अब ये बोलो आप कि सर कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, हमको तो यही नहीं पता क्या होता है कंसिडरेशन का मतलब। सबसे पहली बात, कंसिडरेशन का मतलब होता है कि आप सामने वाले से कुछ ले रहे हो तो बदले में उसको क्या दे रहे हो, सामने वाले से आप कुछ ले रहे हो तो बदले में उसको क्या दे रहे हो, ठीक है। अगर आप सामने वाले से कुछ ले रहे हो और वो आपसे बदले में कुछ नहीं ले रहा, तो उसका क्या कारण है, तो क्या कारण है, या तो वो कोई लव एंड अफेक्शन का कारण है। पापा बोले गाड़ी, पैसे लोगे क्या आपसे, ऐसे ला कर देंगे। पापा बोले फोन चाहिए, लोगे हाँ। पैसे लेंगे क्या आपसे, ऐसे ला कर देंगे। क्यों, क्योंकि क्या है, लव एंड अफेक्शन है उनसे, बताओ, इसलिए भी देंगे। आप पड़ोसी वाले अंकल को जाकर बोलो अंकल गाड़ी चाहिए, दे देंगे क्या ऐसे ही, नहीं देंगे ना, ठीक है। तो हम लोगों को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, हम लोगों को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, कंसिडरेशन। किस चीज की जरूरत पड़ती है, कंसिडरेशन की। तो हमारा यहां पर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बना, प्रॉमिस के अंदर जब हम लोग कंसिडरेशन डाल देंगे, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये रहा आप लोगों का तीसरा एमसीक्यू। ये रहा आप लोगों का तीसरा एमसीक्यू। बताएं, तो अब अगर आप लोगों के पास एमसीक्यू आता है, व्हेन प्रॉमिस इज कपल्ड विथ कंसिडरेशन, व्हेन प्रॉमिस इज कपल्ड विथ कंसिडरेशन, द रिजल्ट विच कम आउट इज, और वहां ऑप्शन में आ जाता है एक्सेप्टेंस, ऑफर, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको क्या चूज करना पड़ेगा, एग्रीमेंट। अगर और तीनों में से कोई भी करते हैं तो मार्क्स नहीं मिले। क्या ये बात हमको क्लियर है। हम अभी तक 3 एमसीक्यू देखकर आ गए हैं, एक डेट का देखा है और 2 हमने यहां पर बोर्ड पे लिखे हुए आप लोगों के पास, ठीक है। अच्छा, अब हम बनाने क्या आए थे, कॉन्ट्रैक्ट। हम तो बनाने क्या आए थे, तो मतलब अभी भी कुछ ना कुछ बचा होगा, कोई ना कोई चीज की कमी है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनने दे रही है, कोई ना कोई चीज की क्या है, कमी है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनने दे रही है, ठीक है। एग्रीमेंट के अंदर हम लोगों को क्या जोड़ना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट निकल कर आ जाए, एग्रीमेंट के अंदर हम लोगों को क्या जोड़ना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट निकल कर आ जाए, बताए भाई क्या जोड़ना पड़ेगा, सेक्शन नंबर 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब कल मैंने आप लोगों को बताया था कि सेक्शन क्या होता है, बताओ, क्या कल मैंने आप लोगों को बताया था सेक्शन क्या होता है। एक एक्ट के अंदर कानून लिखने के लिए हम लोग उसको कैसे करते हैं, हम लोग उसको कैसे लिखते हैं, एड्रेस मांगता है ना वो, कि कल को एड्रेस मांगेगा, मर्डर है, अच्छा कहां दे रखा है, अच्छा उस एक्ट के 300 के अंदर दे रखा है, उस एक्ट के 100 के अंदर दे रखा है। तो यहां पर हमने क्या एड्रेस बता रखा है, सेक्शन नंबर 10, धारा भी बोलते हैं जिसको हम लोग हिंदी के अंदर। सेक्शन नंबर 10 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हम लोगों से कुछ कुछ बातें करता है। क्या बातें करता है, ये हमको बताता है
ये हमको बताता है असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये हमको बताता है असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आपका छोटा भाई है, ठीक है, हाइपोथेटिकल ले लो, छोटा भाई है आप लोगों का, जिसका हो बढ़िया, जिसका हो हाइपोथेटिकल ले लो। उसकी एज है अभी 11 साल, उसकी एज है अभी 11 साल। आपके घर पे एक दिन एक आदमी चढ़ता है और बोलता है कि आपके घर के नीचे जो गाड़ी खड़ी हुई है वो मेरे को खरीदनी है, वो मेरे को खरीदनी है। क्या आपका भाई हाँ या ना कर सकता है इस डिसीजन में? क्या वो एक्सेप्टेंस दे पाएगा? क्यों? क्यों? छोटा है, समझ नहीं है अभी, पता नहीं कौन क्या दे जाएगा। ठीक है, तो वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमको ये बोलता है कि अ माइनर कैन नॉट एंटर into a contract. A minor cannot enter into a contract. ये बात हमको सेक्शन नंबर 10 बताता है वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ठीक है, क्या सही है मेरी बात? समझ आ रही है? ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, कार वाला ले लेते हैं वापस से। मैं गया सामने वाले के पास, मैंने उससे बोला सर आपकी मेरे को कार बहुत पसंद है, आपकी मेरे को कार खरीदनी है। उसने बोला खरीद लो, कितने की लोगे? मैंने कहा आप बताओ सर कितने की लगोगे? बोला 5 लाख की है गाड़ी। मैंने कहा सर 5 लाख डन है। ठीक है, हम लोग कहां पहुंच गए? हम लोग इस टेबल के अकॉर्डिंग कहां पहुंच चुके? कहां पहुंच चुके? कहां पहुंच चुके? प्रॉमिस पर। प्रॉमिस के अंदर अब क्या मिलना चाहिए? कंसिडरेशन। मैंने उसको बोला सर 5 लाख डन है, उसने भी मेरे को बोला 5 लाख डन है। फिर उसने बोला पेमेंट कैसे करना चाहेंगे आप? क्यूआर दिखाऊं? ठीक है, मैंने बोला सर क्यूआर व्यूआर का जमाना तो देखो आजकल जा चुका है, मेरे पास है ना चुराया हुआ सोना पड़ा है। मेरे पास क्या पड़ा हुआ है? चुराया हुआ सोना पड़ा है। एक काम करता हूं, आपको 5 की जगह 5.5 का देता हूं, चोरी का है ना, आपको बेचने में दिक्कत है कि 5 की जगह कितने का देता हूं? 5.5 का देता हूं। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट सही है? क्या है कॉन्ट्रैक्ट सही है? नहीं, चलो कोई बात नहीं, चोरी का हटा दो सोना। ठीक है, मैंने उसको बोला सर मैं आपको 5 लाख के वर्थ ड्रग्स दे देता हूं, बदले में 6 लाख के बिक जाएंगे, चिंता ही मत करना आप। क्या है कॉन्ट्रैक्ट सही है? क्यों? क्योंकि कंसिडरेशन कंसिडरेशन मस्ट कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। तो सेक्शन नंबर 10 की अभी हमने 2 बातें देखी। क्या बातें देखी? माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, कंसिडरेशन इलीगल हो तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। क्या हमको ये दोनों ही बातें समझ में आ रही है? अगर कोई चाहता है कि कोई चीज रिपीट करी जाए तो एक बार वो मुझे बता सकता है, नहीं तो आगे बढ़ जाए। ठीक है, चलो एग्जाम्पल बदल लेते हैं। अब एग्जाम्पल बदल लेते हैं। आप लोगों को पता है इंडिया के अंदर गन रखने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है, पता है आपको ये बात? ठीक है, मैं अपने पिताजी के साथ गया उनके कर्नल दोस्त के घर। ठीक है, वहां पर उनके पास बहुत सारी बंदूकें रखी हुई थी लाइसेंस्ड। मैंने उनको बोला अंकल आपके पास तो बहुत सारी है, एक देते हो क्या? एक देते हो क्या? उन्होंने बोला बेटा लाइसेंस लगता है। मैंने कहा अंकल लाइसेंस तो मेरे पास है नहीं, ऐसे ही दे दो ना। ऐसे बोला बेटा गैर कानूनी काम है, ऐसे नहीं मिल सकती। मैंने बोला दे दो ना, आप थोड़े पैसे ज्यादा ले लेना। तो कर्नल ने मेरे को क्या बोला, चल ठीक है तू यहाँ का बेटा है, दोस्त का बेटा है, ले जा। ठीक है, 10 लाख रुपए की गन है, ले जा। मैंने कहा ठीक है अंकल आपको पैसे दे दूंगा। हम लोग किस स्टेज पर पहुंच गए? 10 लाख कैश दे रहा हूं उसको,
10 लाख कैश दे रहा हूं अंकल को, कंसिडरेशन भी कैसी है, कंसिडरेशन भी कैसी है, लॉफुल। बदले में जो दे रहा हूं सही कड़क नोट दे रहा हूं कैश के, क्या कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा, क्या कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा, बताओ। क्यों, क्यों अंकल गन बेचने को तैयार है, मैं गन खरीदने को तैयार हूं, मैंने वहां पर जो कंसिडरेशन दी है वो भी लॉफुल दी है, तब क्या दिक्कत आ गई। अभी तक जो भी कराया है मैंने आप लोगों के सामने, अभी तक मैंने जो भी कराया है आप लोगों के सामने, मैंने अभी तक आप लोगों को 4 एमसीक्यू बताए हैं, जिसमें से चौथे एमसीक्यू को मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। उसमें से अभी तक मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कैसे होता है। सबसे पहले आदमी मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। दूसरा, कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए, अनलॉफुल नहीं होनी चाहिए। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, 26/11 मुंबई अटैक, ताज पता है? नहीं पता तो बड़े दुख की बात है, पहले उसके बारे में जानना रहेगा। तो नहीं पता तो ईमानदारी से बता दो, नहीं पता। 26/11 का मतलब है 26 नवंबर। ठीक है, उस दिन क्या हुआ था? पाकिस्तान, धुरंधर, धुरंधर की स्टोरी उसमें भेज दे पूरी। जो धुरंधर 1 देखी है? धुरंधर 1 नहीं देखी? अरे यार कोई बात नहीं, चलो। धुरंधर 1 की स्टोरी में क्या बोलते हैं? पाकिस्तान का कराची पोर्ट, वहां से बोट पे निकलकर आदमी आते हैं अरेबियन सी से, कहां पर? मुंबई के इंडिया गेट के अंदर, मुंबई के इंडिया गेट, वहां पर अपनी बोट में सामान डालते हैं, उतारते हैं बोट से सामान, गन निकालते हैं। और ताज होटल है मुंबई का बड़ा फेमस, ब्रिटिशर्स के टाइम से बना हुआ है। ठीक है, उसके अंदर घुस के हॉस्टेजेस ले लेते हैं, वहां पर लोगों को मारना चालू कर देते हैं। अप्रोक्सीमेटली ना ना करते हुए भी 150 से 250 लोग मारे जाते हैं वहां पे। और अगर आप लोगों को पता हो, वहां पर उस टाइम पर एक हॉस्टेज भी थे, एक हॉस्टेज थे उस होटल के अंदर, जिनका नाम आज जगत जाना है, मिस्टर अडानी। मिस्टर अडानी जानते हो? जानते हो अडानी जी को? जानते हो भाई? अंबानी, अडानी, वो वाले अडानी ग्रीन वाले जो है, जयपुर का एयरपोर्ट उनका ही है। ठीक है, वो भी उस होटल में थे, हॉस्टेज थे, वन ऑफ द हॉस्टेज। ठीक है, बचकर आए वहां से। उसके बाद जब वो होटल में हमारी इंडियन आर्मी वाले घुस गए, तो वो होटल से निकलकर भागे। और सड़कों पे जितने भी लोग उनको दिखे, कोई अपने कपड़े सुखाता हो, कोई अपने बच्चे को स्कूल से पिक करता हो, कोई जिसको भी देखा उन सबको मारा उन्होंने। AK-47 से खाली करी उन्होंने उसके ऊपर, इतनी बड़ी बुलेट हर किसी के अंदर। फाइनली हम लोगों ने उसमें से जो एक कल्प्रिट था जिसका नाम था कसाब, हमने उसको पकड़ लिया, हमने उसको पकड़ लिया। ठीक है, उसको हमने जेल में डाल दिया। ये तो है 26/11 की कहानी। कसाब बोले मेरे को इंडिया में सर एक कॉन्ट्रैक्ट करना है, करने देंगे क्या? कसाब बोले सर मेरे को इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट करना है, करने देंगे क्या? नहीं, क्यों? टेररिस्ट है, क्रिमिनल नहीं, टेररिस्ट है। ठीक है, तो हम लोगों ने बोल रखा है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एक और एसेंशियल है, मस्ट नॉट बी
बार्ड बाय लॉ, ठीक है। यहां पर पर्सन भी लिखना है, पर्सन मस्ट नॉट बी बार्ड बाय लॉ। इसका मतलब है, होता क्या है, जब हम लोगों को ना कुछ कुछ चीजें होती है, जब हमको कॉन्ट्रैक्ट करने से आगे मना कर दिया जाता है। जैसे कि आप लोग 2 बार चोरी के केस में कन्विक्ट हो गए, 2 बार चोरी के केस में जेल जा चुके, आपको बोलेंगे सर आप कॉन्ट्रैक्ट मत करा करो, आप तोड़ के भाग जाते हो, ठीक है। आप रेप के केस में कन्विक्ट हो गए, आपको बोलेंगे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तेरे लिए, कुछ नहीं करेगा आज के बाद तू, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस है, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्ट हो गए हम लोग, है ना, बोले बैंकरप्ट आदमी है तू कहां से कंसिडरेशन देगा, कॉन्ट्रैक्ट मत करे किसी के भी साथ। तो ऐसे कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको कानून क्या कर देता है, बाहर कर देता है, रोक देता है, कॉन्ट्रैक्ट मत करो। ये 4 चीजें सेक्शन नंबर 10 हमको बताता है, ये 4 चीजें सेक्शन नंबर 10 हमको बताओ, ये 4 चीजें सेक्शन नंबर 10 हमको बताता है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। क्या है वो 4 चीजें? आदमी 18 साल से ऊपर का होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और बार्ड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो एक बार हां कर दो, नहीं आई है तो ना कर दो। आ गई पक्का? तो हम लोगों के पास सेक्शन नंबर 10 के अंदर कितनी चीजें हैं? 4 चीजें। आई होप आप लोग ये चीजें समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने अभी देखे जितने भी टर्म्स पढ़े ना, कहां से पढ़ते हुए आए थे हम लोग? ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, सारे टर्म पढ़े थे। लॉ की एक क्या बड़ी खास बात है, लॉ की एक बड़ी खास बात है, अगर कोई चीज लिखी है ना उसको डिफाइन जरूर करेगा। अगर कोई चीज लिखी है ना उसको डिफाइन जरूर करके चलता है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों को अब जब डेफिनेशंस देखनी है तो डेफिनेशन के आगे ना एड्रेस तो होगा, जैसे सेक्शन नंबर 10 का एड्रेस है, उस डेफिनेशन का भी तो कुछ एड्रेस होगा। वो एड्रेस एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है, वो एड्रेस एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है। जैसे कि ठीक है, हम लोगों के पास यहां पर सबसे पहले क्या आया था? ऑफर, सेक्शन 2A, सेक्शन 2A। अब इसमें ना ए बोलना गुनाह है। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा बताता हूं क्यों। जब हम एक एक्ट लिखते हैं ना, जब हम एक कानून लिखने जाते हैं तो उसको लिखने का एक तरीका होता है। कैसा तरीका होता है? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? प्रिय ऑब्जेक्टिव तो लिखोगे ना। आप कोई भी चीज पढ़ते हो, आप स्कूल में इतनी चीजें पढ़कर आ गए, चैप्टर की शुरुआत में क्या लिखा रहता है? ऑब्जेक्टिव लिखा रहता है कि क्यों आप ये ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हो, क्यों आप ये चैप्टर पढ़ने वाले हो, ठीक है। उसके बाद ये लिखा जाता है ये कानून अप्लाई कब से होगा और कहां पर होगा, कब से होगा और कहां पर होगा, उसके बाद ये लिखा जाता है, ठीक है। ये यूजुअली सेक्शन नंबर 1 होता है। ये यूजुअली क्या होता है? सेक्शन नंबर 1 होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों के पास आता है सेक्शन नंबर 2। क्या आता है हम लोगों के पास? सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 99% कानून में, 99% कानून में सेक्शन नंबर 2 आपको क्या मिलता है? डेफिनेशन क्लॉज। क्या मिलता है हमको? डेफिनेशन। मतलब सेक्शन 2 में ज्यादातर डेफिनेशंस बताई जाती है। कैसे बताई जाती है? एड्रेस कैसे करा जाता है? सेक्शन 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2X, 2Z ऐसे बताया जाता है, ठीक है। अगर उस टाइम कानून लिखने वाले का मन हुआ तो वो क्या लिख देता है?
2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। तो कभी अल्फाबेट पे आ जाते हैं, कभी हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि इस एक्ट में क्या हो गया था, वो कुछ नहीं, उन अंकल का मन नंबर का था, उन्होंने नंबर लिख दिए, किसी अंकल का मन तो अल्फाबेट लिख दिया। ठीक है, क्या हम लोगों को ये बातें समझ में आ रही है क्या भाई? फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 3 या अवमन सेक्शन नंबर 4 से आप लोगों का कानून लिखा जाना चालू कर दिया जाता है। 3 या 4 से आपका कानून लिखना चालू हो जाता है। आप लोगों के क्या कॉन्स्टिट्यूशन अभी है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन अभी है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डेफिनेशन क्लॉज आखिर में लिखा गया, आखिर पन्ने पे। लिखना भूल गए थे, लिखना भूल गए। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है, ऑब्जेक्टिव सबसे आखिरी में लिखा, वो लगा दे, पहले पेज पे डाल दिया उन्होंने, गनीमत से जगह बची थी उनके उधर। और हमारा डेफिनेशन क्लॉज कहां कर दिया? आखिरी पेज पे। लिखना ही भूल गए। ठीक है, लिखना क्यों भूल गए? नया नया कानून लिखना सीख रहे थे तब, नया नया कानून लिखना सीख रहे थे ना, आजादी मिली तो दी बस, और इधर से थोड़ा देखा, उधर से थोड़ा देखा, इधर इधर इधर, और एक जगह मिलाकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो आप कभी भी अगर आपको चांस मिले, मैं जब ऐसे पढ़ाता हूं तो मैं एग्जीक्यूटिव के अंदर दिखाता जरूर हूं, बेरा हम लोग जब कानूनन किताब जो आती है ना, जो छप के आई है कानूनन किताब सरकार के द्वारा, उस वो आपको कभी दिखाऊंगा तो आपको आखिर पेज मिलेगा ना कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, तो डेफिनेशन में लिखा होगा। कभी अगर आप लोगों को मौका मिले कि आप लोग दिल्ली जाओ और आप कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम जाओ अगर, तो वहां पर देखना आज भी पहला लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, जो ओरिजिनल लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन था, वो उधर आज भी रखा हुआ है। उसमें हीलियम गैस डाल रखी है ताकि उसके पेजेस येलो ना पड़े, उसके पेजेस में क्रैक ना आए, कोई जानवर उसको, कोई हवा उसको खराब ना करे। तो एज इट इज आज भी वो हैंड रिटन वहां पर लिखा हुआ पड़ा है, हाथ से लिखा हुआ, सुंदर राइटिंग, इंक पेन से। ठीक है, 1947 की बात। हम लोग यहां पर आप वापस आते हैं, उसके बाद हम लोग फिर सेक्शन चलते रहते हैं, जितने भी सेक्शन है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, जितने आपको लिखने हैं आप लिख सकते हो। कल को आप लोग कंपनी लॉ में पढ़ोगे 500 से ऊपर सेक्शन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, आप लोग क्रिमिनल लॉ में आओगे 600 से ऊपर सेक्शन मिल जाएंगे आपको। आप लोग सिविल लॉ में आओगे तो और ज्यादा हजारों सेक्शन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो हम लोगों के लिए अच्छी बात क्या है? अच्छी बात आप लोगों के लिए यह है कि मैं जब तक आपके साथ हूं, जो जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूं आपको, या यहाँ की और कोई फैकल्टी पढ़ा रही है, हम लोग आपके लिए चीजों को फिल्टर आउट कर देते हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन सामने ले आते हैं, बाकी सेक्शंस जो बच जाते हैं उसमें से इंपॉर्टेंट मटेरियल सामने ले आते हैं, और आप, हमारा काम ही क्या है? आपके लिए काम कट शट करना। ठीक है, पका पकाया माल आपको दे देना। अब भाई आगे चल लेते हैं एक बार। ठीक है, क्या बोल रही है? These definition indicate that a contract essentially consists of two parts. First, क्या होना चाहिए? Secondly, an agreement must be enforceable by सेक्शन नंबर 10, जब वो होगा तब enforceable by law हो जाएगा। To be enforceable, an agreement must be coupled with an obligation. कहां दे रखी है obligations? सेक्शन नंबर 10 के अंदर। देख लेते हैं एक बार एग्जाम्पल में, कुछ बात बताना चाह रहे हैं लोग, क्या बोलना चाह रहे हैं? ए ओरली एग्री टू सप्लाई गुड्स टू बी। ए ने क्या कर दिया? एग्री कर दिया बी कि मैं तेरे को सामान पकड़ा जाऊंगा। एंड टू रिसीव पेमेंट अगेंस्ट इट, ऑब्वियसली पेमेंट लेगा तभी तो सामान देगा। इट इज एन एग्रीमेंट। क्या है एक एग्रीमेंट? हाँ भाई, ओरल एग्रीमेंट है। क्यों? ऑफर दिया, एक्सेप्ट हो गया, कंसिडरेशन दे रहा है, पहुंच गया एग्रीमेंट पे। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू, सारी चीजें हैं, चारों चीजें हैं, तो एग्रीमेंट पे आ जाए। ऐसे ही आप लोगों के पास क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो एग्रीमेंट पे हम लोग बाद में आते हैं, पहले एक बार हम लोग प्रॉमिस पे चलते हैं। लेकिन अब मैंने आप लोगों को बताया था ना कि आप लोगों को अब इनके एड्रेस मिलने लग जाएंगे, आप लोगों को अब इनके एड्रेस मिलने लग जाएंगे, आपको इनके एड्रेस देने लग गए। देखो ये लोग, किसकी डेफिनेशन है?
एग्रीमेंट, प्रॉमिस, बताओ। सेक्शन 2D कंसिडरेशन का है, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ई एग्रीमेंट का है, 2 क्लॉज एच कॉन्ट्रैक्ट का है, 2 क्लॉज ए। मैं आपको ये याद नहीं करा रहा हूं, याद तो मैं कराऊंगा, मैं से आपको बता रहा हूं कि हर चीज का एड्रेस फिक्स्ड है, हर चीज का एड्रेस फिक्स्ड है। अगर कानून में कोई चीज डिफाइन नहीं होती ना, तो ये मान लेना वही जाकर कोर्ट में चीज अटकेगी, वही जाकर कोर्ट में चीज अटकने वाली। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले हम लोग एक बार यहां पर अच्छा एक सेकंड, सबसे पहले यहां पर हम लोग एक बार प्रॉमिस की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या बोल रही है। व्हाट इज द प्रॉमिस? सेक्शन 2B हमको ये बोलता है वेयर एवर पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड, प्रपोजल, इसका एक और वर्ड से हम इसको जानते हैं वो क्या है? वेन द पर्सन जिसको प्रपोजल दिया गया है वो अपना असेंट दे देता है, वो क्या दे देता है? अपनी मंजूरी दे देता है कि हाँ मेरे को क्या है, आपका प्रपोजल मंजूर है। ही गिव्स हिज असेंट, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। प्रपोजल का क्या हो जाता है? एक्सेप्टेंस हो जाता है। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ, मैंने आप लोगों को यही तो चीज बताई थी, बताओ। जब एक प्रपोजल को एक्सेप्ट, एक ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो क्या बन जाता है? प्रॉमिस। एन एग्रीमेंट देयरफॉर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन वन पार्टी मेक्स अ प्रपोजल और ऑफर टू द अदर एंड दैट अदर पार्टी अपना असेंट दे देती है। इन नटशेल एन एग्रीमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन एग्रीमेंट। ठीक है, ये हमको कहां बताया गया है? 2 क्लॉज बी। अब देखो सबसे बढ़िया बात, अभी आप लोगों ने इको पढ़ी होगी थोड़ी देर पहले, ठीक है। अब अगर आज आप लोगों को इको में पूछ लिया जाए एनडीपीएफसी बताना है, अच्छा अभी नेशनल इनकम नहीं आई, 12th में तो पढ़ी होगी, पढ़ी थी, तो एनडीपीएफसी नहीं पता मतलब नहीं पढ़ी थी, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। इक्विलिब्रियम तो पता होगा, है ना, वो कंज्यूमर लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, मार्शल लॉ और वो वाला, ठीक है। आपको कोई बोल दे भाई मार्शल का लॉ बताना है, ठीक है, कैसे करोगे उस आंसर को? आप लोग कैसे करोगे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट? लिखोगे मार्शल अपना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताता है, उसके ये हमारे कंसिडरेशन फैक्टर्स हैं, फिर उसके बाद एक डायग्राम बनाकर बताओगे, वहां पर ऑरेंज और एप्पल को कंपेयर करोगे वहां पर, और अपना आंसर पूरा कर दोगे, ठीक है। ये तो हो गया सब्जेक्टिव पेपर। अब आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए व्हाट इज द प्रॉमिस, व्हाट इज द प्रॉमिस, ठीक है, तो हम लोग हो सकता है अपनी भाषा में कुछ अलग ही बात लिखा है वहां पे, और कानूनन बात की लैंग्वेज देख रहे हो कितनी कड़क चलती है, लीगल लैंग्वेज देख रहे हो कितनी कड़क है, ठीक है। हमारे लिए सबसे बढ़िया बात यह है अभी 6 महीने आपको उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बट एग्जीक्यूटिव में जब आओगे तो वहां से आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज अ, और आपको सब्जेक्टिव पेपर में लिखना है। अभी बढ़िया क्या है? टिक टिक टिक, ठीक है। तो अभी हम लोगों को इसके अंदर जो चीज याद रखनी है, आप लोगों का 5वां एमसीक्यू ये रहा। प्रॉमिस का सेक्शन का क्लॉज पूछा जाएगा या फिर आपसे पूछा जाएगा ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू, प्रॉमिस के अंदर से दो ही आएंगे एमसीक्यू, तीसरा नहीं आएगा। क्या आप लोगों को ये बात समझ आ रही है? क्या अब आप लोगों की आंखें बन पा रही है देखने की कि कहां कहां एमसीक्यू स्पॉट करने पड़ेंगे हमको, ठीक है। 2 क्लॉज बी स्टैंड्स फॉर प्रॉमिस, याद करना पड़ेगा। इसके अंदर 3 इडियट्स पिक्चर काम नहीं आएगी, ये चीजें रटने वाली होती हैं, रटना ही पड़ेगा, खुल के बोल रहा हूं आपसे। समझाने वाली चीज थी आपके सामने समझा दी,
रटने वाली चीजें आपको बता रहा हूं, रटना पड़ेगा। आप लोग कॉमर्स के, आप लोग लीगल के स्टूडेंट्स हैं, हमारी जिंदगी में समझना और रटना दोनों जरूरी है। और साइंस वाले भी करते ही हैं, उससे वो पिक्चर के प्रेमाइस के लिए बनाई थी। 3 इडियट्स देखी? 3 इडियट्स तो देखिए ना, फिर ठीक। वो देखिए 12th फेल, 12th फेल देखिए, देखिए वो कितनी बार प्री निकाल लेता है। जब भी टिक करना होता है तो कितनी बार वो, ऐसा क्यों होता है? ना ना, आज अगर मैं आपको ये वाली चीज ना, ये वाली चीज मैं आपको अगले 10 दिन तक लगातार सिर्फ दिखाऊं, सिर्फ क्या करूं, सिर्फ दिखाऊं, आपकी पिक्टोग्राफिक मेमोरी बन जाएगी। एक क्या बन जाएगी? पिक्टोग्राफिक मेमोरी। अब आपको ना टूटा फूटा याद होगा, प्रपोजल एक्सेप्टेड, ऑफर एक्सेप्ट, मतलब अगर आप इसको 6 महीने बाद भी देखोगे ना तो आपको क्या याद आएगा? ऑफर, प्रॉमिस, टू बी, टिक। और वही मैं आपको बोल दूं ना, व्हाट इज अ प्रॉमिस, बेटा लिख के बता दे एक बार, 11 दिन पढ़ा था ना लगातार, हिलने लग जाएगा पेन हाथ में, क्योंकि पिक्टोग्राफिक मेमोरी अलग है। और उस मेमोरी को पेपर पे उतार देना इज अ होल डिफरेंट एक्सरसाइज। वो एक्सरसाइज करता ही नहीं है तो वो खुद के बारे में नहीं लिख पाता। किसी पढ़ी हुई चीज के बारे में क्या लिखेगा जब उसकी राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं है, तो क्या लिखेगा? इसलिए आपको बोल रहा हूं, इस बार बहुत अच्छा हुआ है सीएसईटी वालों को यहीं से लिखना सिखाने लग गए, वरना एग्जीक्यूटिव में रोना आ जाता था बच्चों को। उनका बिल्कुल ऐसे हो जाता था, सर आपने इतना सारा काम दे दिया है और वो सिर्फ लिखने का काम है, हम करेंगे कैसे? अब उनको छोटे छोटे बाइट खिलाए जा रहे हैं ना जब, तब अब उन लोगों की पाचन शक्ति बन रही है कि हाँ नाउ वी कैन डाइजेस्ट। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है। यू विल बी द वन जो एग्जीक्यूटिव के जाके अंदर बहुत अच्छे स्कोर्स करेंगे। जब आप लोग कंपीट करोगे ना इन लोगों से जो अभी एग्जीक्यूटिव के अंदर नहीं निकल पाएंगे, उनको फील हो जाएगा आते ही प्रेशर कि ये लोग तो सीख कर आए हैं लिखना, हमको आज भी नहीं आता। क्योंकि हर कोई प्रैक्टिस थोड़ा ना करता है, हर कोई नहीं मानता बात। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को जैसे एमसीक्यू दिखा रहा हूं, एमसीक्यू देख लीजिए। आगे की आपकी जर्नी 6-7 महीने के बाद कैसी होने वाली है इसको भी रियलाइज कर लीजिए। और एक बात बता देता हूं, ऐसा नहीं होता कि एकदम एग्जैक्ट यही लैंग्वेज लिखनी होती है। मैं नोट्स देता हूं तो सिंपलेस्ट टू सिंपलेस्ट लैंग्वेज में नोट्स देता हूं, जिसमें कोई भी लीगल टर्म मिस होने नहीं देता। ठीक है, तो मार्क्स उतने ही, लैंग्वेज थोड़ी सिंपल, यही काम है। चलिए, थैंक यू। हमारा आज का टाइम तो हो चुका है, हाँ बिल्कुल टाइम हो चुका है। ठीक है, आप लोगों को एमसीक्यू जो मैंने बताए हैं जरूर से रिवाइज कर लीजिएगा। अपने कंपाइलर के अंदर इसको मार्क करते रहिएगा, डिफरेंट कलर के पेन से करते रहिएगा मार्क। जितना ज्यादा एमसीक्यू उसको देखते रहोगे उतना ज्यादा आप लोगों को याद रहने के चांसेस बने रहेंगे। पिक्टोग्राफिक मेमोरी बड़ी काम आती है एमसीक्यू में। चलिए, थैंक यू।